तो आज का सेंट्रल थीम होने वाला है टिश्यू कल्चर। कोई भी क्रॉप्स हम लोग टिश्यू कल्चर के थ्रू बहुत वॉल्यूम पे बना सकते हैं, एक अच्छा पौधा दे सकते हैं फार्मर्स को। से बनाना का उदाहरण लेते हैं तो ये मदर प्लांट से लेकर के फाइनल प्लांट रेडी होने में कितना समय लगता है? पहले एक्सप्लांट लेके आते हैं, फिर उसको स्टरलाइज करते हैं, लैब के अंदर डालते हैं, पूरा हाइजीनिक कंडीशन में करते हैं। एक छोटी सी गलती भी पूरा का पूरा आपका लैब डिस्ट्रॉय कर सकता है। बहुत ही रिस्की भी बहुत रिस्की भी होता है। एंड देन वहाँ से एक एक प्रोसेस एक एक महीने का साइकिल होता है। फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते हैं, तो एक 6 से 7 साइकिल करते हैं, तो 6-7 महीना उसका आप पकड़ लीजिए। जितना आप जल्दी करोगे उतना लॉस है, क्योंकि आपको। और सर जो ये टीक है, आई थिंक काफी लोग के लिए ये भी एक नया क्रॉप है। द बेस्ट हार्डवुड पॉसिबल इज टीक। क्रोर्स में आता है इनकम। करोड़ में? हाँ जी। कैसे? तो सर अगर आपको एक 6 साल के बच्चे को समझाना है कि टिश्यू कल्चर होता क्या है सिंपल शब्दों में, राइट, तो क्या होता है कि एक सकर होता है या एक टिश्यू होता है, किसी भी प्लांट का कोई एक हिस्सा लिया जाए। एक हिस्सा। तो पहले तो हम लोग एक हेल्दी पौधे को देखते हैं, पौधा कैसा दिख रहा है, इसका गर्थ कैसा है, इसकी ऊंचाई कैसी है, यील्ड कैसा है, पेस्ट फ्री है, डिसीज फ्री है। तो उस आइडेंटिफिकेशन से एक पता चलता है ये हमारा मदर प्लांट हो गया। सर लेकिन टिश्यू कल्चर ही क्यों? बहुत सारे तकनीक है नए प्लांट बनाने के। एक तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम लोग। मेरे को लाखों पौधे बनाने हैं, मिलियंस पौधे बनाना है, तो मैं टिश्यू कल्चर अपना सकता हूँ। फार्मर आसानी से पे नेट प्रॉफिट कमा सकता है पर एकड़ ऑफ बनाना। नमस्कार किसान भाई और बहनों, और स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड पर। जिससे कि पहले हम एपिसोड का शुरुआत करें किसान भाई और बहनों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दिखाएं हमारे काम के प्रति, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। इससे हमारा रीच बढ़ता है और हम जो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन दे रहे हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान हैं मिस्टर शैलेश, जो कि एक टिश्यू कल्चर लैब चलाते हैं बैंगलोर में। अब टिश्यू कल्चर क्या होता है, कैसे आप टिश्यू कल्चर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप एक किसान हैं तो एक रेगुलर पौधा और एक टिश्यू कल्चर के पौधे में क्या क्या अंतर होते हैं, ऐसे कई सारे प्रश्न मैंने उनसे इस एपिसोड में पूछा है। एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है कई सारे लोगों के लिए, लेकिन कई सालों से भारत और पूरी दुनिया में टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है यंग प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए। जी हाँ, मिट्टी में और नर्सरी में हम सब ने पौधे ग्रो होते हुए तो देखे हैं, लेकिन कैसे एक प्लांट से 1 करोड़ प्लांट एक लैब के अंदर बनाया जाता है, और गवर्नमेंट इस पे क्या सब्सिडी दे रही है अगर आपको इसका बिजनेस स्टार्ट करना है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स और प्रश्न हमने इस एपिसोड में डिस्कस किया है। तो अगर आपको टिश्यू कल्चर के बारे में जानना है, अगर आप जानना चाहते हैं एग्रीकल्चर में और क्या बिजनेस आप कर सकते हैं, और फिर एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस एपिसोड को देखिए, हमेशा की तरह ध्यान से देखिए, सीखने के मुद्दे से देखिए, और अगर आप कुछ भी नया सीखें तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए, और आगे क्या एपिसोड्स और क्या टॉपिक्स के बारे में आप वीडियोस देखना चाहेंगे वो भी बताइए। वीडियो को देखिए। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर शैलेश ऑन एग्री टॉक। शैलेश सर, स्वागत है आपका एग्री टॉक पर। धन्यवाद। कैसे हैं आप? ऑल गुड, बहुत बढ़िया। हमारा उद्देश्य है कि हर एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो क्रॉप स्पेसिफिक हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सब चीज़ के बारे में हम किसानों को, हमारे ऑडियंस को एजुकेट करें। तो आज का सेंट्रल थीम होने वाला है टिश्यू कल्चर, जो बहुत सारे लोग को लगता है एक बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है। लोग देखें कि सॉइल में कैसे प्लांट्स बनते हैं, कैसे हम नर्सरी बनाते हैं, बट शायद बहुत सारे लोग देखे नहीं है कि लैब में भी कैसे एक प्लांट से लेकर के वो 1 करोड़ 2 करोड़ प्लांट बन सकते हैं, राइट। मुझे मौका मिला है कुछ लैब्स देखने का, बट आज हम फंडामेंटली ब्रेक डाउन करने का कोशिश करेंगे टिश्यू कल्चर क्या होता है, कैसे कैसे क्रॉप्स के लिए टिश्यू कल्चर किया जाता है, और कैसे एक किसान टिश्यू कल्चर के प्लांट्स से अपना खेती बेहतर कर सकता है। तो सर आप भी क्या करते हैं, पहले थोड़ा बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए? फेयर इनफ। मैं शैलेश कटारिया हूँ, और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान से, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कर्नाटका, यहीं पे। तो बाय क्वालिफिकेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मैंने और मेरे एक ब्रदर इन लॉ, जो मेरे सिस्टर के हस्बैंड है, हम लोगों ने इसका टिश्यू कल्चर का भी सोचा कि वी शुड डू दिस। तो हम लोगों ने बनाना से स्टार्ट किया था, और टिश्यू कल्चर बनाना पहला हमारा लैब हमने 2001 में स्टार्ट किया था इन महाराष्ट्र,
और उसके बाद इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हमको बहुत ब्रिलियंट लग रहा था कि हम लोग कर सकते हैं इसमें, कि कोई भी क्रॉप्स हम लोग टिश्यू कल्चर के थ्रू बहुत वॉल्यूम पे बना सकते हैं, एक अच्छा पौधा दे सकते हैं फार्मर्स को। तो उस चक्कर में हमने एक और बैंगलोर लैब का डिज़ाइन किया कि वे विल, हम लोग बैंगलोर में सेंटर ऑफ द प्लेस जो हार्ट है, तो बनाना से फिर हमारा जर्नी सो फॉर 20 साल के ऊपर हो गया है। तो बनाना के साथ हमने काफ़ी कुछ क्रॉप्स ऐड किया। अभी बनाना कर रहे हैं, पोमोग्रेनेट कर रहे हैं, लेमन, स्ट्रॉबेरी भी किया था, जैक फ्रूट, टीक, अच्छा, या सब कुछ जो कमर्शियली वायबल रहे हैं उनको हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, और जो कमर्शियली वायबल नहीं थे या मे बी इतना डिमांड नहीं है मार्केट में, तो हम लोगों ने उसको R&D स्टेज पे लाके उसको रख दिया कि रोक दिया। करने के लिए हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। सो सारे क्रॉप्स पॉसिबल है? सारे क्रॉप्स पॉसिबल, ऑलमोस्ट लाइक मेजर ऑफ देम। शुगर कैन भी टिश्यू कल्चर से होता है, तो काफ़ी कुछ है जो आप करते हो, कहाँ पे पोटेंशियल है, कहाँ पे ज़्यादा आपको मिलता है। फिर यू हैव अभी फॉरेस्ट्री क्रॉप्स भी है, टीक है, बैम्बू है, यूकलिप्टस है। तो ये एक नॉर्मल कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे मैंने मशीन ओवरनाइट लगा प्रोडक्शन दिया, कर हाँ। दिया और मेरा मशीन डाई तैयार है, मैंने आज प्रोडक्ट डाल दिया, कल निकाल दिया, 3 शिफ्ट में काम करके नहीं। एंड प्लानिंग भी मेरा इतना क्रिस्प और इतना प्रॉपर होना चाहिए कि मेरे को अगले साल कितने पौधे बेचने हैं, कौन सी सीजन में कब निकालना है, तो उसके लिए प्लानिंग 1 साल पहले करना पड़ता है मेरे को। अब अचानक से डिमांड आ जाता है मार्केट में, बट हमारे पास पौधे नहीं रहते बिकॉज मैं 1 साल पहले से मेरे को प्लानिंग करना ऐसा है होता उसको। है आपके साथ भी? काफ़ी बार होता है, कितनी बार बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाता है, हम पौधा नहीं सप्लाई कर पाते, जो भी हमारा स्टॉक है बस वही कर सकते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है कि ऑल ऑफ अ सडन डिमांड चले जाता है बिकॉज हैवी रेनफॉल, फ्लड, ये वो बहुत सारे आता है। हर 2-3 साल में एक अप एंड डाउन का ट्रेंड रहता ही है। सर, अगर आपको एक 6 साल के बच्चे को समझाना है कि टिश्यू कल्चर होता क्या है सिंपल शब्दों में, राइट, ओके। तो आप कैसे समझाएंगे? तो क्या होता है कि एक सकर होता है या एक टिश्यू होता है, कोई भी एक प्रोडक्ट होता है, जैसे हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं कि किसी का नोडल लिया जाता है, नोड्स लिया जाता है, किसी का सेल्स लिया जाता है, किसी का टिश्यू लिया जाता है, एनी ऑर्गन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। किसी भी प्लांट का कोई एक हिस्सा एक लिया जाए? एक हिस्सा तो कैन बी डिफाइंड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट और व्हाटएवर इट इज। तो एक बनाना का जैसे हम एक टिश्यू लेते हैं, एक कोर पार्ट रहता है, तो पहले तो हम लोग एक हेल्दी पौधे को देखते हैं। तो उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं जो एक पौधे को देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये पौधा कैसा दिख रहा है, इसका गर्थ कैसा है, इसकी ऊंचाई कैसी है, यील्ड कैसा है, पेस्ट फ्री है, डिसीज फ्री है, यील्ड कैसा आया हुआ है उसका, बंच फॉर्मेशन कैसा है। तो काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो उस आइडेंटिफिकेशन से एक पता चलता है ये हमारा मदर प्लांट हो गया। तो ठीक वो है। मदर प्लांट से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, टैग करते हैं कि भाई इसका टिश्यू अपने को लेना है। तो वो टिश्यू वहाँ से ले जाके हम लोग लैब में लेके आते हैं, फिर उसको स्टरलाइज करते हैं, एंड देन दैट टिश्यू को हम लोग लैब के अंदर ले जाके स्टरलाइजेशन टेक्निक्स और इनिशिएशन करते हैं हम लोग एक लैब के अंदर विद आर्टिफिशियल लाइटिंग रहेगा, आर्टिफिशियल टेम्परेचर्स रहते हैं जो, और वहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो भी खाद वगैरह, जो भी मीडिया बोलते हैं हम लोग, तो करेक्ट। लैब के अंदर बनता है, विच इज़ एन आर्टिफिशियल वे ऑफ गिविंग न्यूट्रिएंट्स। तो वो एक प्रोसेस होता है, 20-21 दिन का एक साइकिल होता है। तो वो टिश्यू धीरे धीरे एक टिश्यू से स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, बढ़ने लगता है। तो फिर आप उसको आफ्टर 1 साइकिल आप उसको सेकंड स्टेज में लेके जाते हैं, फिर थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज मल्टीप्लाई होता है। तो 1 लीड्स टू 2, 4, 4 का 8 बनता है, 8 का 16 बनता है, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसा भी नहीं है कि आप इसको कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम लेना है करके। तो देयर इज समथिंग कि भाई आप एक सर्टेन साइकिल के बाद उसको रोकना पड़ता है, नहीं तो फिर वेरिएशंस आता है। मेल बंचेस, मतलब मेल प्लांट्स निकलने का चांसेस रहता है, तो फ्लावरिंग ही नहीं होगा उसके अंदर। तो देयर इज सम काफ़ी रिसर्च वर्क्स है इसके अंदर, कैसे किस तरह से करना है। तो हर एक क्रॉप का अलग 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 होता है, हर क्रॉप का मल्टीप्लिकेशन साइकिल भी अलग रहता है और रेशियो भी अलग अलग आता है। तो थोड़ा साइंस है इसके अंदर। एक छोटी सी गलती भी पूरा का पूरा आपका लैब डिस्ट्रॉय कर सकता है। बहुत ही रिस्की भी हो सकता बहुत रिस्की भी होता है। आपने इतना वॉल्यूम में प्लांट्स बना दिया, एक छोटा कंटामिनेशन आ गया या कोई छोटा सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया या फंगल इन्फेक्शन आ गया लैब के अंदर, तो आपके सारे कल्चर्स मर जाएंगे। और मर भी नहीं गए तो भी आप उसको अगर करेंगे तो फील्ड में प्रॉब्लम होगा, फिर आप फार्मर्स के साथ में आपका रेपुटेशन अच्छा नहीं रहेगा। तो दिस बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत ही हाइजेनिक डिज़ाइन से लैब को डिज़ाइन करना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया कि तो ये मल्टीप्लिकेशन स्टेज होता है। आफ्टर दैट आप उसको रूटिंग में लेके जाओगे, फिर रूटिंग से बाहर आप लेके जाओगे।
तो बेसिकली एक बेबी जैसा बॉर्न होता है. इफ़ आई टू गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल, जैसे एक माँ के पेट में एक जो बच्चा रहता है 9 मंथ्स का प्रोसेस वो लेता है, उसके बाद वो बाहर आता है. तो इमीडिएटली बाहर डिलीवरी होने के बाद भी यू अपन अपन देखते हैं कि भाई पहले उसको एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखते हैं, बाहर एक्सपोज नहीं होता है, फिर उसके बाद घर के अंदर रहता है. देन दैट बेबी स्लोली एंड स्टेडीली 1 महीने बाद 2 महीने बाद बाहर जाने जितना लायक सही होता है. बात है. तो दीज आर द स्टेप्स. वाई? बिकॉज कि टू एडजस्ट टू दी बाहर के क्लाइमेट से एडजस्ट होने के लिए उसको स्ट्रांग बनाना है. सेम थिंग गोज विद दी प्लांट. टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर में एक छोटा सा बेबी है, आपने उसको बॉटल में डाल दिया है, वो एक ऊम्ब है उसका मदर का. तो उस ऊम्ब में वो मल्टीप्लाई होता है, वो ग्रो धीरे 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 ग्रो होता है. यू गिव देम, नर्चर करो, फूड दो, जो भी है मीडिया के थ्रू, आर्टिफिशियल लाइट्स देंगे हम लोग. जैसे एक बाहर प्लांट उगता है तो 12 घंटे 16 घंटे का अपना लाइट कंडीशंस होता है, फिर डार्क कंडीशंस होते हैं, टेम्परेचर प्लेज अ. तो हम लोग आर्टिफिशियल लाइक एसी से वगैरह हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं. एक नॉर्मल 28-30 डिग्रीज का टेम्परेचर एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं लैब के अंदर. और न्यूट्रिशन कैसे देते हैं? न्यूट्रिशन इज गिवन थ्रू मीडियाज एंड ऑल. जैसे अगार का एक जेल मीडियम रहता है, उसके अंदर जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देयर आर सो मेनी फॉर्मुलेशंस रहते हैं, तो मीडिया कॉम्बिनेशंस बोलते हैं. हर एक प्लांट के हिसाब से द टेक्निकल एक्सपर्टाइज वो मीडिया बनाते हैं. तो वो सारा इंग्रेडिएंट्स उसमें अंदर वो जेल में रहता है, एंड उसको स्टरलाइज करते हैं लैब के अंदर, फिर उसमें प्लांट्स को रखते हैं. सो दैट इज़ द बेस, मतलब वही मेन उसका हार्ट बोल सकते हैं अपन. तो मीडिया फॉर्मुलेशन जो है वो बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है. पहले तो एक्सप्लांट है, जो मदर प्लांट है, उसका सिलेक्शन और लैब के अंदर स्टरलाइज करके उसको लेके आना, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. उसके बाद में मीडिया बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. उसके बाद इट्स जस्ट अबाउट कटिंग. आप कैसे उसको कट कर रहे हैं, कैसे उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कितनी हाइजीनिक कंडीशन में आपका लैब है. जो अंदर लैब में काम करते हैं लोगों का, उनका ड्रेस कोड रहता है. दे हैव टू बी वेरी क्लीन. वो लोग लेग वॉश, हैंड वॉश करके, एप्रॉन्स पूरा पहन के, मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के काम करते हैं. हाइजीन मेंटेन करें. हाइजीन, पूरा हाइजीनिक आपका एक. और हर लैब का एक डिज़ाइनिंग होता है जो क्लास मेंटेन करते हैं, क्लास 100 बोलते हैं उसको. जैसे अपन प्यूरीफायर्स लगाते हैं, तो सारा कुछ हेपा फिल्टर्स है. हेपा फिल्टर्स क्या होते हैं? हेपा फिल्टर्स इज द फिल्टर. आपको जो फ्रेश एयर जो भी होता है, तो वो फिल्टर करके 99.99997 माइक्रोन फिल्टर्स का प्यूरिफाइड एयर आपको अंदर देता है. मतलब देयर इज नो कंटामिनेशन, कोई कंटामिनेशन नहीं रहता है. और वो फ्रेश एयर जब आप टेबल पे लाओगे, तो ये लैमिनार फ्लोज करके एक मशीन होता है, मतलब एक बेंच होता है, लैमिनार फ्लो बोलते हैं, तो जिसके सामने एक हेपा फिल्टर्स लगा हुआ रहता है. तो आपको कंटिन्यूसली वो फ्रेश एयर, प्यूरिफाइड एयर थ्रो करेगा. उसी के सामने आपको उसका प्लांट्स को हैंडल करना है. द मोमेंट वो प्लांट बाहर एक्सपोज हो गया, तो फिर कंटामिनेशन आ जाएगा उसके अंदर. सो वो आदमी किस पोस्चर में बैठा हुआ है, कैसे काम कर रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सबसे पहले तो मदर प्लांट मुझे सेलेक्ट करना है. मदर प्लांट से मैं कोई भी पार्ट लेता हूँ, फिर इसको मैं लैब में ले जाता हूँ, जहाँ मैं सारे प्लांट के हिसाब से वातावरण क्रिएट कर रहा हूँ, चाहे वो टेम्परेचर हो, लाइटिंग हो, मीडिया के थ्रू आप उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं. फिर वहाँ से वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है. जैसे बनाना का उदाहरण लेते हैं, तो ये मदर प्लांट से लेकर के फाइनल प्लांट रेडी होने में कितना समय लगता है? हम लोग जब पहले एक्सप्लांट लेके आते हैं फील्ड से, फिर उसको स्टरलाइज करते हैं, लैब के अंदर डालते हैं, फिर उसको स्टेबलाइजिंग के 1-2 साइकिल लगते हैं. हर एक साइकिल अपना 25 दिन से लेके 21 दिन से लेके 30 दिन का रहता है. हर एक का प्लांट का स्ट्रक्चर के हिसाब से वो टाइम वेरी होता है, 2-4 दिन इधर उधर. स्टेरलाइजेशन सिंपल शब्दों में, सबसे पहले आप एकदम साफ सफाई कर रहे हैं, उसको क्लीनिंग करते हैं, उसको बाविस्टिन में डिपिंग करके, जो भी होता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है उसका. और लैमिनार फ्लो, जैसे मैंने बेंचेस बताया था, तो लैमिनार फ्लो क्या होता है कि वहाँ पे हेपा फिल्टर लगा हुआ रहता है, तो एवरीथिंग इज क्लीन एयर. हवा साफ कर देते हैं, हवा साफ पूरा एकदम. कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी मतलब इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं रहता है. तो दैट इज द 99.99% का जितना फिल्टर्ड एयर का आपका फ्लो रहेगा, तो उसी के सामने, उसी बेंच पे उसका सारा काम होता है. और वो पूरा हाइजीनिक कंडीशन में करते हैं. थोड़ा सा भी 19-20 उसमें हो जाता है तो वो प्लांट मर जाएगा या इन्फेक्शन आ जाएगा उसको. तो वो देखना बहुत ज़रूरी होता है. जो लोग काम कर रहे हैं वो भी बहुत हाइजीनिक में होना चाहिए उनका भी. एंड देन वहाँ से एक एक प्रोसेस, एक एक महीने का साइकिल होता है. तो वो फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते हैं.
तो एक 6 से 7 साइकिल करते हैं, तो 6-7 महीना उसका आप पकड़ लीजिए। 6-7 महीना लग जाता है उसके हाँ, बाद? तो जितनी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, अभी जैसे मेरे को प्लांट्स की ज़रूरत है इमीडिएटली, तो मैं 3 से चौथे साइकिल में बाहर निकाल सकता हूँ पौधा। तो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, बट आइडियली इट इज़ नॉट सजेस्टेड, क्योंकि क्या होता है, जितना आप जल्दी करोगे उतना लॉस है, क्योंकि आपको प्लांट्स इतना मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे अभी मैंने 1 का 2 किया, 2 का 4 किया, 4 का मैं 8 कर सकता था, लेकिन मैं 4 पे बाहर निकाल देता हूँ, मेरे 8 पौधे नहीं बने। बट मेरे को रिक्वायरमेंट है तो मैं कर भी सकता हूँ, तो वो लैब के स्ट्रक्चर के ऊपर है। खैर अपन उस पर नहीं बात करेंगे, बट आइडिया है इसकी, भाई एक 6-7 साइकिल होता है जो रिकमेंडेड है, उसके ऊपर भी अपन करेंगे कि भाई लालच में कि मेरे को और पौधे चाहिए, तो वो गलत है, वो नहीं क्यों? करना है अपने को। एक लिमिट में जो रिकमेंडेड डीबीटी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से या रिसर्च पेपर से कि भाई यू हैव टू, आपको 6 या 7 साइकिल तक ही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 6-7 साइकिल आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में दैट इज़ एवरी साइकिल का 1-1 महीने का टाइम हो गया, तो 6 से 9 महीना लैब के अंदर लग जाता है। फिर आप उसको रूटिंग मीडिया में डालेंगे, शूटिंग मीडिया में डालेंगे, तो एक-एक अलग-अलग प्लांट्स को स्ट्रेंथ मिलता है, फिर रूट्स आना बाहर आता है। मल्टीप्लिकेशन स्टेज में क्या होता है कि कोई रूट्स नहीं आता है, खाली मल्टीप्लाई हो रहा है, पौधा मल्टीप्लाई कर रहा है, और एक नंबर तक अपन लेके आते हैं, फिर उसको रूटिंग मीडिया, लास्ट स्टेज में अपन रूटिंग देते हैं, और रूटिंग करके हर एक स्टेज जो अपन करते हैं वो लैमिनार बेंचेस पे होता है। फिर उसके बाद हम ग्रोथ रूम में रख देते हैं उसको, हर स्टेज के बाद? हर स्टेज के बाद वो ठीक है। 20-21 दिन वो ग्रोथ रूम में रहता है, वहाँ पे ग्रो होता है वो। तो पहले मैं स्टेरिलाइजेशन कर रहा हूँ, फिर ग्रोथ रूम में ग्रोथ रूम डाल में रहा हूँ, फिर फिर वापस लेके मल्टीप्लिकेशन, आऊंगा। फिर यस, ग्रोथ रूम, यस, फिर उसके बाद एवरी स्टेज इट विल ग्रोथ रूम से वापस लैमिनार रूम पे आएगा। दैट इज व्हाट इनोकुलेशन रूम बोलते हैं, या भी अपना सॉरी जो इनिशिएशन। ग्रोथ रूम बोलते हैं, वहाँ पे मीडिया रूम बोलते हैं। देन वी डू दैट थिंग लैमिनार चैम्बर्स में, दैट इज द हार्ट ऑफ द होल टिश्यू कल्चर लैब। और वहाँ से आगे ग्रोथ रूम में जाएगा, फिर स्टेबलाइज होगा, फिर आता है, फिर करते हैं, एंड 9 मंथ्स लैब के अंदर रहता है, उसके बाद बाहर जाता है। फिर जैसे मैंने बोला कि भाई बेबी इज नॉट रेडी टू गो टू द फील्ड, एक ही बार से अपन, आप इतने साफ हाँ, एनवायरनमेंट से तो बाहर निकल अभी सकते। वो बॉटल के अंदर है, फुल 100% ह्यूमिडिटी कंडीशंस में है, एक्सपोज नहीं है बिल्कुल, छोटा सा भी बाहर का एयर अंदर नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए क्लिंग रैपिंग से पूरा बॉटल को पैक करते हैं, काफ़ी कुछ देखना पड़ता है उसके अंदर। एंड द मोमेंट वो जब बाहर जाएगा लैब से, तो हम लोग उसको प्राइमरी हार्डनिंग टनल्स बनाते हैं, प्राइमरी चेम्बर्स बनाते हैं, जहाँ पे सोफिस्टिकेटेड पॉली हाउसेस वगैरह बनते हैं। तो वहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ पे उस प्लांट को पहले ग्रो करते हैं, तो 40-45 डेज लगता है वहाँ पे। सो दैट इज अबाउट 1.5 मंथ। फिर उसके बाद में प्राइमरी हार्डनिंग से फिर वो जाता है सेकेंडरी हार्डनिंग में, जो पॉली बैग है, एलीपॉट है, जो भी है, कोई भी मीडिया में अपन उसको सेकेंडरी हार्डनिंग करते हैं। तो वहाँ पे अनदर 40-45 डेज वो लेता है, तो 9 महीना ये प्लस 3 महीना बाहर, डेढ़ एक महीना साल लग डेढ़ महीना, जाता तो है। 1 साल पूरा लग जाता है। तो आपको जो भी प्लानिंग करना है कि अगले साल मेरे को प्लान देना है, तो 1 साल पहले का प्लानिंग करना ज़रूरी है। तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है टिश्यू कल्चर इंडस्ट्री में। सर लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, जो मैं भी फंडामेंटल क्वेश्चन है बिगिनर के रूप में, कि टिश्यू कल्चर ही क्यों? जैसे आज देखें हम, कैप्सिकम होते हैं, अलग अलग क्रॉप होते हैं, सारे नर्सरी में तैयार होते हैं, राइट, सीड से। सीड से तैयार होते हैं, फिर कुछ कटिंग के थ्रू, आजकल Right. ग्राफ्टिंग वाफ्टिंग आ गया है, बहुत सारे तकनीक है नए प्लांट बनाने के। राइट। तो ऐसा मैं नोटिस किया हूँ कि कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए ही टिश्यू कल्चर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे हमें टिश्यू कल्चर से एडवांटेज क्या मिल रहा है? क्योंकि आप बोले रिस्क भी उतना ही है कि थोड़ा भी गड़बड़ हो गया, सारे प्लांट्स आपके मतलब वेस्ट हो सकते हैं, राइट? तो अगेन क्लासिक एग्जांपल भाई बनाना लिया जाता है, बिकॉज टिश्यू कल्चर इंडस्ट्री को पूरा इस लेवल पे लेके आने के लिए बनाना का बहुत बड़ा रोल है। बनाना एक ऐसा सक्सेसफुल क्रॉप बना है टिश्यू कल्चर के अंदर कि उसका ही रोल मॉडल लेके फिर अभी काफ़ी क्रॉप्स है, मैं जो अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो बनाना से अपन शुरू करते हैं कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। कन्वेंशनली पहले बनाना कैसे उगता था कि भाई एक पौधा है तो उसके शक्कर से उठा के हम लोग लगाते हैं, तो मेरे को जो अवेलेबल है उसी से करना पड़ेगा, वॉल्यूम में पौधा मिलेगा नहीं। अब वो पौधा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके बच्चे 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 ऐसे लेते जाएंगे, तो उसका पूरा वेरिएशंस भी काफ़ी आ जाते हैं, ईल्ड में फ़र्क आ जाता है, डिसीज़ काफ़ी अटैक हो जाता है, बिकॉज वो फील्ड में ही है, उसको कोई एसेप्टिक कंडीशंस मिला नहीं है या कोई क्लीन कंडीशंस नहीं मिला है जहाँ पे हम लोग उसको जेनेटिक फिडेलिटी करें या वायरस इंडेक्सिंग करें या जो भी है। क्या होता है सर ये जेनेटिक? जेनेटिक फिडेलिटी उसकी ट्रेड्स क्या है, जेनेटिक ट्रेड्स क्या है, कौन से वैरायटी कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को ये बिलोंग करता है, वो अगर आज के ज़माने में हमको सबको थ्रू दिस टेक्नोलॉजी हम लोग को पता चल सकता है कि हम लोग कौन सी वैरायटी को कर रहे हैं अच्छा। और क्या मार्केट में एक्सेप्टेड है, समथिंग लाइक दैट। पहले तो ब्लाइंडली करते थे, पता नहीं क्या हेड है क्या टेल है किसका नाम है कौन सा है, बस बनाना लगाना लगाना है। हम्म। ये बनाना किस वैरायटी का है कौन सा है,
ये डिसीज़ फ्री है नहीं है वो भी नहीं पता चलता था हमको, अंदर क्या है, इसको डिसीज़ है कि नहीं है। अब एक बार हम लोग टिश्यू कल्चर लैब में लेके जाते हैं तो एक प्रोसेस होता है, जितना भी अपन स्टरलाइजेशन का या जो भी प्रोसेस बोल रहे हैं उससे हम लोग ये सारे डिसीजेस को अवॉइड करते हैं। जैसे मेजर डिसीजेस है, फिजरियम विल्ट है, बर्नची टॉप वायरसेस है, ये सारे वायरसेस क्या होता है हम लोग उसको नेगेट कर सकते हैं थ्रू टिश्यू कल्चर तो आप कह रहे हैं अगर मैं किसान हूँ और मैं टिश्यू कल्चर का पौधा लूँ तो मेरे क्रॉप में डिजीज नहीं आएंगे? हाँ, मतलब वी अवॉइड 90% तक हम लोग अवॉइड करते हैं। जब तक लैब के अंदर है हम लोग डिसीज फ्री प्लांट देंगे। जो लैब के बाद जाने के बाद जब वो फील्ड में आता है तो बाहर के एनवायरनमेंट से वो जो कैच करता है वो हम लोग हेल्प नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी काफ़ी रेजिस्टेंस आ जाता है उस प्लांट को। एंड एक डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल देने का ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और यूएसपी बोल सकते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इसलिए है कि इट्स अ जेनेटिक नो वेरिएशंस आर देयर, नो जेनेटिक वेरिएशंस नहीं है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक मदर प्लांट में है, जो अपन जेनेटिक बोलते हैं, जेनेटिक मतलब इन द सेंस हो गया कि जो माँ के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मैंने एक इलाइट मदर प्लांट सोर्स किया था मैंने, तो उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अंदर का जो यील्ड है वो सेम जितने भी मैं लाखों पौधा बनाऊंगा उसके अंदर या हजारों पौधे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सब में सेम रहेगा, किसी में जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएगा। और सेकेंड एडवांटेज है कि यूनिफॉर्म ग्रोथ आता है। 11 महीने 12 महीने के अंदर पूरा का पूरा फील्ड कट हो सकता है। तो जो आदमी कमर्शियल क्रॉप ग्रो कर रहा है तो उसके लिए इतना बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि उसको ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग करना है। अब पता चला मैंने एक क्रॉप किया, 1200 पौधे लगाए मैंने, 100 पौधे अभी आ रहे हैं, 100 पौधे 2 महीने बाद आएंगे, 100 पौधे 3 महीने बाद आएंगे। तो जो बड़ा मंडी वाला आदमी है वो क्यों लेगा अपने से? वो 100 पौधे के लिए तो आएगा नहीं, बंच के लिए बोले 10 किलो है, 50 किलो है, उसको चाहिए वॉल्यूम, आपको भी चाहिए वॉल्यूम, एक साथ में कट होता है। तो ये सब टिश्यू कल्चर एडवांटेज देता है। एक तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर में, कि मेरे को लाखों पौधे बनाने हैं, मिलियंस पौधे बनाना है, तो मैं टिश्यू कल्चर अपना सकता हूँ। डिसीज़ को हटा सकता हूँ, डिसीज़ फ्री प्लांटिंग होगा, वायरस, नो जेनेटिक वेरिएशंस कुछ भी नहीं रहेंगे उसके अंदर। और अभी एक और ऐसा भी आया है कि कुछ वेराइटीज़ ऐसे डिस्टिंक्ट हैं, अभी हमारे पास है नहीं, लुप्त हो रहे हैं। जैसे अभी लोकल वेराइटीज़ हैं, नेंद्रन, रेड बनाना, ये जो भी है ये बहुत लिमिटेड, ब्लू बनाना भी हाँ, हमारा है। काफ़ी लिमिटेड जगह पे, चीनिया जैसे बिहार में हो गया, या एलेक्की अपन इधर कर्नाटक में बोलते हैं। तो ये कैसे लोकल जगह पे ही है, इनका मास प्रोडक्शन कहीं पे भी नहीं है। अगर टिश्यू कल्चर टेक्निक नहीं होता तो कब के ख़त्म भी हो गए होते हैं, बट टिश्यू कल्चर की वजह से हम लोग उनको पिक करके हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके मेंटेन कर पा रहे हैं। अब जब उसका स्टॉक प्रोडक्शन बन गया, सब कुछ अवेलेबिलिटी है, तो आप कितना भी कर सकते हैं उसको। और किसी चीज़ को अपने को मल्टीप्लाई करना है, कोई वैरायटी रेयर वैरायटी है तो उसको बिल्डअप करना है। अभी जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल आ रहा है, कोई भी दुबई का डेजर्ट प्लांट है, तो वो दुबई के कुछ शेख लोग और सम इंडियन पीपल जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने वहाँ से वो दुबई प्लांट लेके आया हमारे पास में। हम लोगों ने उसके ऊपर 6 महीने का R&D किया, उसको स्टेबलाइज किया, उस पौधे को हमारे नर्सरी में ग्रो किया, पहले उसको लाइव रखा, फिर उसके शूट्स को ले जाके हम लोग टिश्यू कल्चर करते 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 अभी हम लोग सक्सेसफुल बने। अब उसको जो भी उनका रिक्वायरमेंट है, 1 लाख पौधे, 10 लाख पौधे, हम लोग उसको बना के दे देंगे एक पौधे से। वही एडवांटेज है कि आपको एक सही पौधा मिल गया, सही पौधा मिल तो गया, उससे आप लाखों पौधे बना सकते प्रोड्यूस हो, कर सकते और हैं। सब में कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगा, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है। बट ये अच्छा यील्ड आएगा। सारे पौधे के लिए नहीं मुमकिन है ना? अगर लोग कैप्सिकम उधर ये सब क्यों नहीं करते हाँ, हैं? अभी एग्जाम्पल जैसे नर्सरी में ये क्रॉप्स कुछ क्यों होते हैं और कुछ क्रॉप्स टिश्यू कल्चर में क्यों होते हैं ज़्यादा? शुगर केन को टिश्यू कल्चर से करो तो वॉल्यूम में बन सकता है, बट द कॉस्ट ऑफ टिश्यू कल्चर करना भी एक नेग्लिजिबल कॉस्ट नहीं है। टिश्यू कल्चर में काफ़ी बड़ा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, तो क्योंकि इतने सारे मैन पावर, इतना लैब का स्ट्रक्चर, सेटअप वगैरह जो भी रहता है, तो उसके अंदर एक पौधे को बनाने का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी हाई रहता है। वेराज आप उसको ग्राफ्टिंग बोलो या कटिंग बोलो या सीडलिंग से बोलो तो उससे काफ़ी ईजिली बन सकता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से, बट कुछ शुगर केन फैक्ट्रीज है जिनको उनका इलाइट वही चाहिए, तो वो लोग फिर टिश्यू कल्चर के थ्रू ही वो शुगर केन अपना ही वैरायटी को मेंटेन करता है, ताकि उनको कंसिस्टेंसी मिलता है, बिकॉज यहाँ पे वेरिएशंस नहीं आते हैं। बट जनरली कुछ और होते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे को जहाँ पे मैं एक टिश्यू कल्चर के पौधे को लेने के लिए मेरे को अगर 10 रुपये देना पड़ रहा है और मैं 2 रुपये में बना सकता हूँ एक कटिंग को, तो मैं 10 रुपये क्यों वेस्ट करूँ? तो वो 2 रुपये से भी बना सकता है, बट उसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहता है। सेम, बट कुछ क्रॉप्स में फ़र्क नहीं पड़ता है।
जैसे अभी फॉरेस्ट्री क्रॉप्स है वो एडिबल नहीं है, हम्म, तो आप भले कैसे भी कर लो, थोड़ा बहुत कोई 19-20 हो गया, यील्ड में कोई फर्क आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एंड ऑफ द डे किसी को हार्म नहीं कर रहा है वो, तो यू कैन टेक अ रिस्क, बट व्हेन इट इज एडिबल तो यू कांट टेक अ रिस्क। लाइक लेकिन आप लाखों प्लांट बना रहे हैं सर, तो आपका एक प्लांट बनाने का जो कॉस्ट है वो कम हो जाना चाहिए ना, मतलब 100% जब अपन वॉल्यूम में जाते हैं तो कम ही होता है। तो इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि बनाना जैसे है, बनाना का कॉस्ट आजकल अभी ऑन एन एवरेज 12-14 रुपये 15 रुपये में आ गया है पर प्लांट। पर प्लांट, जो कि जब हमने 2000 में शुरू किया था तो हमारा तब का कॉस्ट था, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट था 10 रुपया। तो 10 रुपये में एक पौधा बनाना, हम लोग ये 10 रुपये में इसलिए बना पा रहे थे कि हम लोग का टारगेट था कि हम लोग 10 लाख पौधे बनाएंगे, 20 लाख पौधे बनाएंगे। जैसे जैसे हमारा बनते गया, तो आज भी हम लोग यहाँ पे कर्नाटक में हम लोग, थोड़ा सा भी ये नेगेटिव है कि कुछ छोटे मोटे टिश्यू कल्चर लैब वाले हैं जो इतना हाइजीनिक कंडीशंस नहीं मेंटेन करते हैं, तो घर के अंदर एक किचन के अंदर एक लैमिनर लगा दिया, 2 जन बैठे, हस्बैंड वाइफ बैठ के काम कर लिया, और कोई एसेप्टिक कंडीशंस नहीं है, वायरस इंडेक्सिंग होता नहीं है, डीबीटी सर्टिफाइड होते नहीं है लैब्स, तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाता है। टेक्निकल मैन पावर को दे, उनको क्या निकालना है, कट करना है, देना है, हम्म, भले आप कैसे भी रखो उनको पौधों को, एंड ऑफ द डे पौधा तो सर्वाइव करेगा ही करेगा, बट वो फील्ड में जाके प्रॉब्लम करेगा, तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से काफ़ी चैलेंजेस आ जाता है। तो काफ़ी सारे लोग अभी उसको बंद भी कर रहे हैं। क्यों टिश्यू कल्चर लैब इतने बंद भी हो रहे हैं, इज बिकॉज ऑफ दैट कि भाई उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है एक अच्छा क्वालिटी पौधा देने के लिए, और रेट इतना नहीं मिल रहा है मार्केट में। तो जैसे अभी शुगर केन हम लोग नहीं कर रहे हैं, रीजन बिंग मेरे को 2-4 रुपया 3 रुपये में कटिंग्स मिलता है, हम्म। तो मैं टिश्यू कल्चर में 10 रुपया उसको देने के लिए मेरे लिए लेने वाले कोई नहीं है। अभी लेकिन मानो पपीता आप का, 1 करोड़ प्लांट करें, हाँ, तो 1 करोड़ प्लांट करने के लिए आपके वर्कफोर्स उतने ही लगेंगे, आपका कॉस्ट उतना ही है, तो उस समय आपके पर 1 करोड़ का जितना डिमांड भी चाहिए, हाँ तो जैसे अभी टीक का एग्जांपल मैं बताता हूँ, वही सेम एग्जांपल पे आ रहा हूँ। टीक का कॉस्ट अभी 100 रुपया पौधा है, वही टिश्यू कल्चर टीक। हम्म, खैर थोड़ा सा उसमें कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज बट 1 करोड़ पौधे में कहाँ बेचूंगा टीक का, उसका डिमांड हार्डली हो जाएगा कि लाख 2 लाख 10 लाख बहुत हो गया, और वही बनाना का 1 करोड़ भी आप करो, 2 करोड़ भी करो तो भी बिक जाता है। तो दैट इज रीजन हम लोग 10-12 रुपया 15 रुपये में हम लोग उसको मैनेज कर पाते हैं। और टीक को बनाने के लिए मेरे को फिर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा हाई हो जाता है, बिकॉज वॉल्यूम बहुत कम है, और उसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ता है। हार्डनिंग 3 महीने में नहीं होता है, उसको 6-6 महीना 7 महीना लग जाता है हार्डनिंग करने के लिए, तो काफ़ी कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट लग जाता है। तो हर क्रॉप का अलग है, हर एक क्रॉप का कॉस्ट अलग है। पोमोग्रेनेट का 35-40 रुपीज़ का एक पौधे का कॉस्ट है। हम्म, टीक का मैंने 100 रुपया बता दिया, लेमन का 80-90 रुपया है, पर प्लांट। हाँ, पर प्लांट। तो एवरी प्लांट एक्ट्स डिफरेंट, मतलब एवरी प्लांट का एक अलग अलग कॉस्टिंग है, क्योंकि लैब के अंदर भी उसका मल्टीप्लिकेशन रेशियो पे डिपेंड करता है। अभी वही बनाना में 2 एग्जांपल है, एलक्की बनाना या चीनिया बनाना जो भी अपन बोलते हैं, हम्म, उसका मल्टीप्लिकेशन साइकिल काफ़ी स्लो है, वो 21 दिन में मल्टीप्लाई नहीं होता है, उसको 1.25 महीना लग जाता है ऑलमोस्ट। तो मेरे को टाइम फ्रेम ज़्यादा लग गया, मेरा एसी लाइट कॉस्ट काफ़ी हो गया, प्लस जो हम लोग 1 का 2 रेशियो या 2.5-3 रेशियो बनाते हैं G9 में, इसका रेशियो आता है 1.5 रेशियो खाली, तो मतलब 1 से 1.5 ही बना, अच्छा, 1 से 3 नहीं बना, तो मेरा आधा कॉस्ट और निकल गया उधर। तो इसके लिए एलक्की का कॉस्ट आज 25 रुपया 30 रुपये में बिकता है, एलक्की का टिश्यू कल्चर पौधा, हम्म, तो 25 रुपीज़ में मार्केट में बिकता है। समझ तो गया। लोग बोल सकते हैं कि बनाना बनाना ही है, ये 25 में बिक रहा है, ये 12-15 में क्यों बिक रहा है, तो दैट इज द डिफरेंस। सो हर क्रॉप हर वेराइटी अलग अलग बिहेव करता है, अंदर लैब के अंदर भी और बाहर, उसका सेम रिपरकशंस फिर मार्केट में भी आता है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ अंदर के स्ट्रक्चर में, या जो भी लैब के अंदर जितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है। टिपिकली अगर मैं एक किसान हूँ, मैं टिश्यू कल्चर का पौधा ले रहा हूँ, तो आपने देखा है कि उनके प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं एक रेगुलर किसान से? 100%। तो एक तो यील्ड का बहुत फर्क पड़ता है, जैसे मैंने बताया कि एक टिश्यू कल्चर जो प्रोडक्टिविटी अपन बोलते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी कोट करूंगा कि 1990s में 2000 में द जो एरिया पर प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर जो बोलते हैं, वो था एक 20 टन पर हेक्टर, मतलब 20 टन का यील्ड उत्पाद निकाल सकते थे थ्रू टिश्यू कल्चर भी बोल रहा हूँ मैं। बट टिश्यू कल्चर में ओवर द इतने सालों में इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी आया है, काफ़ी सारे रिसर्च हुए हैं, तो उसको अडॉप्ट करते 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 आज की तारीख में हम लोग उसको प्रोडक्टिविटी को लेके आ रहे हैं ऑलमोस्ट 38 मेट्रिक टन्स, सॉरी अपना टन्स पर हेक्टेयर, मतलब ऑलमोस्ट डबल। अच्छा,
पर हेक्टेयर में वही उतने ही नंबर ऑफ पौधे, लेकिन मैं डबल यील्ड निकाल रहा हूँ स्वयं थ्रू टिश्यू कल्चर इटसेल्फ। और वही कन्वेंशनल में जाते हैं बिना टिश्यू कल्चर के तो यील्ड का कोई अता पता ही नहीं रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल वही था कि भाई एक पौधा 18 महीने में भी यील्ड दे देगा, ये यहाँ पे आपको पूरा पता है 11 या 12वां महीने में मेरा पूरा फील्ड कट हो जाएगा। तो एक फार्मर को पता है 1 साल के अंदर मेरा एक क्रॉप निकल रहा है, मैं 1 से 2 रिटर्न क्रॉप भी ले सकता हूँ, 1+1+2 एक ही पौधे के कॉस्ट में मैं 3 बार क्रॉप ले सकता हूँ। तो ये एडवांटेजेस आपको कन्वेंशनल एग्रीकल्चर्स में नहीं मिलेगा। और यील्ड का एज ए सेड टाइम डिफरेंस बहुत है, कोई 10 किलो दे देगा, कोई 12 दे देगा, अभी यील्ड देगा नहीं देगा, डिसीज पे कंट्रोल नहीं है। तो इन सब चीज़ें उसके देखा जाए तो टिश्यू कल्चर इज़ दी ओनली सोल्यूशन। एक दो क्रॉप का उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे बनाना आपने सबसे पहले बोला, वो 12 महीने के प्रोसेस हो जाता है, जिसके बाद प्लांट रेडी है। उसके बाद मैं एक किसान हूँ, मैं आपसे प्लांट लेता हूँ, तो मुझे उसके बाद कितने दिन में फ्रूटिंग आता है, कितना यील्ड मिलता है मुझे कंपेयर टू ट्रेडिशनल, और कब मैं उसका रेट, एवरेज मार्केट रेट क्या पकड़ते हैं, जस्ट बेसिक ताकि लोग को आइडिया मिल जाए। यस नहीं, जैसे मैं 2 क्रॉप का ले लेता हूँ एग्जांपल। बनाना में भी एक अपना अलग की वैरायटी है जो काफ़ी लोग रिलेट भी करेंगे, और अपना G9 है, ग्रेन 9 मतलब वो बड़ा वाला केला जो ग्रीन कलर का होता है। तो ये 2 मेजर क्रॉप्स है बनाना के अंदर। और जैसे ही किसान हमसे पौधा लेता है तो वो फील्ड में डालता है, एग्जैक्टली 11 मंथ्स या 12 मंथ्स में पूरा उसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा। तो 11-12 महीने उसको ग्रो करना है। तो फर्स्ट द फ्लावरिंग जो होता है वो स्टार्ट होता है 5th to 7th मंथ में स्टार्ट हो जाता है फ्लावरिंग आना। और बाय द टाइम फ्लावर को मैच्योर होके हार्वेस्ट होने के लिए 11वां 11th मंथ या 12th मंथ के अंदर पूरा साल भर के अंदर क्रॉप क्लियर हो जाएगा। उसको एवरेज यील्ड G9 में मिलता है अराउंड 25 से लेके 45 kgs तक निकालते हैं। अच्छा, अभी ऐसे तो रिकॉर्ड्स काफ़ी हैं जो 80 किलो भी लिया हुआ है बंचेस है, बट साल अगेन भर वो का। हाँ, एक पौधे की बात कर रहा हूँ मैं। एक पौधे का जो यील्ड होता है 80 kgs पर प्लांट। और 1 एकड़ में कितने प्लांट होते हैं? 1200 से लेके 1250, 1300, अच्छा। 1400 अलग अलग स्ट्रक्चर में बनाते हैं, बट ऑन स्टैंडर्ड अपन पकड़ते 1200 पकड़ के चलेंगे। रफली 80 टन तो एटलीस्ट आता ही है। हाँ नहीं, मैं मतलब ये मैक्सिमम 80 टन नहीं आएगा, अपन पकड़ते हैं कंजर्वेटिव बेसिस पे कि भाई वर्स्ट कम क्या आ सकता है मेरे को। जैसे कर्नाटका का यील्ड प्रोडक्टिविटी यील्ड इज वेरी लेस, महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट है। तो एवरेज आउट करते हैं अपना पूरा इंडिया का, अपन एवरेज आउट करते हैं तो एक 30-35 टन का एवरेज है, 35 टन पर एकड़। 35 टन पर एकड़। अब आप रेट लगा लो, पहले हम लोग जब 2000 में हमने शुरू किया था तो 5-6 रुपया पर केजी का रेट था। धीरे धीरे ग्रेजुअली जब इसका हुआ है, ऐसा भी नहीं कि काफ़ी लोगों ने तो 2-2 रुपये में भी पिछले महाराष्ट्र में हमने देखा ओवर प्रोडक्शन हो गया, 2 रुपए डिमांड नहीं किलो। था, बाहर फेंकना पड़ता था। अपन काफ़ी क्रॉप्स में सुनते हैं रास्ते पे फेंक रहे हैं क्रॉप्स को, क्योंकि उनको हार्वेस्ट करके उसको मार्केट तक लेके जाना भी कॉस्ट उनका अफोर्ड नहीं हो रहा है। तो इट्स बेटर आप बाहर फेंक दो। तो वो वर्स्ट सिनेरियोज है, वंस इन अ वाइल होता है एग्रीकल्चर में, ये होता है। तो आई एम नॉट सेइंग दैट थिंग। इसमें पॉइंट है कि आपका 25 आज की तारीख में 15 मिनिमम रेट है, 25-30 रुपया तक भी अपने को पर केजी का रेट मिलता है फॉर G9। तो ऑन एन एवरेज अपन मान के चलते हैं 20 रुपया पर किलो। और अगर अपन को 30 टन मिल रहा है तो आराम से 6 लाख रुपए का रेवेन्यू हो जाता है एकड़ का। हाँ, और उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक प्लांट का, तो हम रफली जो भी पूरा लेबर, मैन पावर, खाद जो भी 11-12 महीने में उसको मेंटेन करता है, ड्रिप इरिगेशन सब लगा के, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि 200 रुपया उसका मैक्सिमम कॉस्ट है पर प्लांट का 200 रुपया। तो एक रफली वो खर्चा आप अगर 1200 इंटू 2 निकालोगे तो 2-2.5 लाख रुपए का उसका खर्चा है। फार्मर आसानी से 3 से 3.5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमा सकता है पर एकड़ ऑफ बनाना इन G9। वही एलकी की बात करते हैं तो उसका यील्ड थोड़ा कम है, उसका आ जाता है आपको 12 किलो से लेके 15 किलो एवरेज निकलता है पर प्लांट। तो उस हिसाब से उसको 14 टन से लेके 18 टन तक का यील्ड आता है एकड़ में। हाँ। और रेट उसका इतना हाई है कि उसको मिनिमम 40 to 50 रुपीज का मिनिमम रेट मिलता है। अच्छा, क्यों per ऐसा kg? रेट, क्या रीजन है? सप्लाई कम है? सप्लाई कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, और उसका डिमांड बहुत है। आप अगर, मेरे को लगता है अगर किसी को भी अगर दिया जाए, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतने हाई है एलकी बनाना का एज कम्पेयर टू G9 बनाना। तो छोटा है एलकी बनाना, कौन सा कलर? येलो वाला ना? हाँ, येलो वाला ही है। उसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। अभी G9 बनाना का अगर आप 3 दिन रख लो या 2 दिन रख लो
तो वो पूरा काला पड़ जाएगा और एडिबल नहीं है। मतलब वो क्या हो जाता है, शुगर कंटेंट हाई हो जाता है उसके अंदर, देयर इज लॉट ऑफ शुगर है। वेराज एलकी बनाना का शेल्फ लाइफ 5-6 दिन 7 दिन तक चलता है, तो उसका खाली आउटर स्किन जो होता है वो पतला होते जाता है, बट अंदर का फ्रूट इंटैक्ट रहता है। तो इसमें कितना रेवेन्यू हो जाता है मेरा? तो इसमें आराम से इसको ही गेट्स अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 5 लाख रुपीज 5 लाख रुपए मिलता है। नेट प्रॉफिट की ओर देख सकता है। 4.5 से लेके 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कर सकता है, बिकॉज इसका रेट 50 रुपया पर किलो है। तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ उससे? तो आप अगर 50 रुपए का लोवेस्ट में भी अपन लेते हैं 12 टन के हिसाब से, 40 रुपए के हिसाब से भी मैं करता हूँ, तो उसको रेवेन्यू मिल जाता है 5-5.5 लाख रुपया पर रेवेन्यू आ गया। अगर अपन उसका मैक्सिमम लेते हैं तो 9 लाख रुपए तक भी ले सकता है। जैसे अभी लोगों का डिजाइनिंग भी कैसा होता है कि ये लोग फेस्टिवल्स को देख के प्लांटिंग करते हैं। जैसे अभी अपने को गणेश उत्सव से स्टार्ट हो जाता है। वाई द प्लांटिंग इज जून जुलाई में पीक टाइम पे प्लांटिंग करते हैं, बिकॉज अगस्त में गणेशा फेस्टिवल आ जाता है, फिर उसके बाद में आयुध पूजा आ जाता है, फिर उसके बाद में दिवाली, दशहरा, सारे फेस्टिवल्स लाइन से लगे हुए हैं, तो डिमांड काफी हाई रहता है। और आप उस उस समय टाइम अगर पे आप जुलाई अगस्त में प्लांट करें तो हार्वेस्ट टाइम में तो 1 साल लगेगा ना? हाँ, तो बराबर आप जून अगले जुलाई साल। अपन करते हैं तो 1 साल हो गया, तो बाहर जैसे मार्केट में जाएगा तो मंडी वाले भी एक वो उनका एक प्रोसेस भी रहता है ना, तो एवरीबडी डिजाइन इन दैट फेस। इसलिए जून जुलाई अगस्त सितंबर आर द वेरी पीक सीजन ऑफ बनाना प्लांटिंग बिकॉज ठीक ऑफ है। रेट्स ऑल्सो। बट उस टाइम पे ओवर प्रोडक्शन भी रहता है, तो काफ़ी लोग उसको ऑफ सीजन प्लांटिंग भी करते हैं, जैसे अक्टूबर नवंबर में करते हैं, ताकि उस टाइम पे काफ़ी कम प्लांटिंग होता है, बट बिकॉज अवेलेबिलिटी नहीं हो मार्केट में, वो मंडी को देख के वो लोग करते हैं, तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होता है, तो दे गेट गुड रेट्स ऑल्सो। तो दोनों तरफ से है। और सर जो ये टीक है, आई थिंक काफ़ी लोग के लिए ये भी एक नया क्रॉप है। टिपिकली वुड के लिए यूज़ किया जाता है। टिश्यू कल्चर में इसका प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, कई सारे लोग के लिए पहली बार उसका एक्सपीरियंस होगा। इस क्रॉप के बारे में थोड़ा समझा सकते हैं कि ये कैसे प्रोसेस होता है, उसके बाद कौन कौन से किसान इसको ग्रो कर रहे हैं, मतलब थोड़ा इसके बारे में डिटेल दे सकते हैं? टीक का पिक्चराइजेशन अभी ऐसा हो गया कि सब लोग यहाँ पे, मैं मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हाँ हूँ। हाँ। तो टीक वाज सपोज टू बी ट्रीटेड एज बर्मा टीक के नाम पे सब लोग करने लग गए। अब एक्चुअली में बर्मा टीक है क्या, है क्या और कहाँ टीक भी से? है क्या? हाँ। हाँ वही, मतलब और कहाँ से आया है? बर्मा से कहीं तो आया नहीं होगा, या कोई बर्मा जाके उसके टिश्यूज लेके नहीं है। अब ये हमारे थॉट प्रोसेस मेरे को भी नहीं मालूम था, जब तक हम लोग IFGTB करके जो अपने इंडिया में भी वी शुड, हमको मतलब क्रेडिट देना चाहिए ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को, जो हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग रिसर्च सेंटर्स हैं जो काम करते हैं इसके ऊपर। तो जैसे बनाना के लिए NRCB करके ट्रिची में है, पोमोग्रेनेट के लिए NRCP सोलापुर है, ऐसे हर एक बाम्बू के लिए अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, टीक के लिए IFGTB करके कोयम्बतूर में है। तो ये फॉरेस्ट्री क्रॉप्स पे काम करते हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्ट हैं, तो जर्म प्लिज्म मेंटेन करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च होता है, अच्छी क्लोन्स को फाइंड आउट करते हैं, ट्रायल्स करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, फिर कुछ क्लोन्स को वो लोग रिलीज़ करते हैं कि भाई ये फिट है अपने इंडिया के लिए ग्रो करने के लिए। तो ये पिछले 30 साल का उनका काम प्रोसेस है। तो अभी हम लोग एज अ कमर्शियल टिश्यू कल्चर लैब वाले, हम लोग इस प्रोसेस को नहीं कर सकते कि हमारे पास इतने पेशेंस नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं कि जो भी ट्राइड एंड टेस्टेड अच्छा वेराइटी, अच्छा क्लोन है, हम लोग उसको लेके आए मदर क्लोन्स। तो पोमोग्रेनेट में बहुत सिंपल है, NRCP सोलापुर पूरा बनाता है, अच्छे से मेंटेन करते हैं, आप उनसे क्लोन्स लेते हैं, तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड वेराइटी होता टीक है। के लिए भी ऐसा ही है? सेम टीक के लिए भी वैसा ही है। तो अभी हम लोगों ने, मतलब हमारी कंपनी है जो IFGTB के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट लिया है, तो हम लोग ओनली कंपनी है जिनके पास ये लाइसेंस है अभी। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो रिसर्च इंस्टीट्यूट होने की वजह से उनके पास मास मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वो लोग। वो लोग R&D करेंगे, 1000-2000 पौधे मिलेंगे, अब लगाना है लाखों पौधे चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को टेंडर्स के लिए भी चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? तो वो लोग उन्होंने अभी हर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट या स्टेट गवर्नमेंट्स अभी ये मोड पे आए हैं कि PPP मॉडल चला रहे हैं। वो क्या है? जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो व्हाट हैपेंस इज कि इनका रिसर्च वर्क है, अब इनको बेनिफिट तो मिलना चाहिए, तो वो लोग रॉयल्टी बेसिस पे प्राइवेट प्लेयर्स को ये क्लोन्स बेच रहे हैं। तो मतलब आप उनसे क्लोन खरीद रहे हैं उनका खरीद रहे हैं। रिसर्च का, तो और जो क्लोन आप बेच रहे हैं मार्केट में उन पे वो रॉयल्टी कमा रहे हैं। रॉयल्टी कमाएंगे। तो हमारा अभी जो एग्रीमेंट इनके साथ है कि हमको वो क्लोन लेने के लिए, क्लोन का ओनरशिप लेने के लिए, मैंने उनको एक लमसम रॉयल्टी दूंगा मैं। मेरा 10 साल का एग्रीमेंट रहेगा उनके, क्योंकि ये क्लोन मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मेरे लैब में, और बाहर किसी भी किसान को बेच सकता हूँ मैं, और उनके थ्रू भी मैं किसी को भी दे सकता हूँ, और हर पौधा जो मैं बेचूंगा उनको एक रॉयल्टी दूंगा मैं। तो इससे गवर्नमेंट भी अर्न कर रहा है, उनका रिसर्च वर्क जो साइंटिस्ट का सैलरी वगैरह जो भी हो रहा है, तो दे ऑल्सो, वो लोग भी उसको प्रॉपरली कमर्शलाइज कर पा रहे हैं। और मेरे लिए ये फ़ायदा है कि मेरे को एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का बैकअप है कि भाई मैं एक जेन्युइन अच्छा क्लोन ही लेके मैं कर रहा हूँ, और किसानों को अच्छे क्लोन दे रहा हूँ।
अब किसान को ये पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा क्लोन कहाँ से, कौन से टीक का भी, मैंने अभी जैसे ये पौधा है तो इसका एक टिश्यू लिया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं बना के बेच भी सकता हूँ। अभी ये पौधा कितना हेल्दी है, कैसा ही लेगा। और टीक में ये रिस्क हम लोग नहीं ले सकते हैं, बिकॉज टीक का लाइफ होता है 12 से 15 साल minimum, अच्छा, जब तक उसका कमर्शियल वैल्यू आए। तो एक किसान को हम लोग अगर गलत काम करेंगे तो इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि मैं उसके पैसों के साथ मैं खेल रहा हूँ, राइट। तो उसको अगर एक तो पौधे का कॉस्ट भी ज़्यादा है, 1 एकड़ में 400 पौधे लगते हैं ठीक है। ठीक है, और 400 इंटू अगर 100 रुपया हो गया तो उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट उतना हो गया, 40,000। और फिर उसके बाद उसको 12 साल उसको मेंटेन करना है, 12 साल तक उसको कोई इनकम नहीं है। तो ऐसे बहुत कम किसान हैं कमर्शियल में जो इसको टीक को ही एक मेजर प्रोडक्ट बना के करते कौन है सर, कहाँ हो रहा है टीक प्रोडक्शन, नहीं, कौन है ये किसान जो कर रहे हाँ हैं? वही मैं बोल रहा हूँ। तो एज ए सेड कि हर किसान को ऐसा चाहिए कि रेगुलर इनकम चाहिए, साल भर में इनकम आना चाहिए, इसलिए वेजिटेबल 3-3 महीने का क्रॉप करते हैं ताकि भाई रोटेशन हो जाए उनको। सही बात है। फ्रूट क्रॉप में जाएंगे कि भाई हर 6 महीने में फ्रूट यील्ड निकलता रहे। बट टीक करने वाले या तो कोई हाई नेट अर्थ इंडिविजुअल्स, जो बड़े लोग हैं जिनके पास 100 एकड़ जमीन पड़ा है और वो लोग किसान या खेती के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उनको चाहिए एक बहुत सॉलिड इनकम चाहिए, जैसे अपन बोलते हैं ना इंश्योरेंस। मैंने एक बच्चे के लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया, तो टीक सिमिलर है। हम अच्छा। लोग, हमारा जो एडवर्टाइजिंग है, हम लोग वही बोलते हैं कि भाई आप अपने बच्चे के लिए एक एफडी बनाइए, टीक में इन्वेस्ट करिए, टीक पौधा लगाइए, 15 साल जब आपका बच्चा ग्रो करेगा या आपके बच्चे का शादी का या एजुकेशन का आएगा, तब वो आपको उतना इनकम देगा जो आपको एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो इट इज टीक इज बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट तो एंगल, लॉन्ग टर्म में जो कमाना चाहते हैं उतना देते हैं। राइट। 12-15 साल बाद कितना पैसा देता है टीक? क्रोर्स में आता है इनकम, करोड़ में? हाँ जी। कैसे? तो बिकॉज उसका वैल्यू अभी जैसे टीक का यील्ड निकलता है कम से कम अब आज की तारीख में 3-3.5 हज़ार रुपया पर क्यूबिक फीट। सो 3,000 रुपीज पर क्यूबिक फीट का जो रेट है, इट्स अ लोवेस्ट स्टैंडर्ड है, जबकि 5 to 7,000 रुपीज मार्केट में चल रहा है। बट हम लोग मान के चलते हैं कि किसान के पास है तो कोई आएगा कट करेगा, वो उसका ही देखेगा, तो किसान को ये सब नहीं करना है, उसको प्रोसेसिंग वोसेसिंग कटिंग वगैरह नहीं करना है। तो 3-3.5 हज़ार के हिसाब से भी अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो ही अर्न्स नॉट लेस देन 400 प्लांट्स के हिसाब से उसका जो वैल्यू निकलता है, कुछ 20-25-30 CFT का मटेरियल निकलता है उसको, तो ही अर्न्स इन क्रोर्स। और एक्सपेंसेस खाली बस अपने को फर्स्ट 2 या 3 साल प्लांट को हेल्दी रखने के लिए अपने को खर्चा करना है। उसके बाद 3 साल के बाद में इट इज़ ऑन इट्स ओन। आप खाली टाइमली इरिगेशन हो, मामूली छोटा सा ड्रिप इरिगेशन हो तो काफ़ी है। छोटा मोटा ड्रिप फर्टिगेशन का हार्डली 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा है साल भर का, बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं है। एक प्लांट का कितना कॉस्ट आपने बताया? 100 रुपया हम लोग और 1 एकड़ में कितने प्लांट लगते हैं? 400 प्लांट्स। 400 गुना 100, 40,000 हो गया। यस। तब तो कोई भी कर सकता है ना सर, 1 एकड़ में उतना महंगा नहीं है। हाँ, बट पूरा ब्लॉक हो जाएगा ना, उसका 1 एकड़ पूरा ब्लॉक हो गया। बात 40,000 रुपये का नहीं है इसमें। अभी बात वो, है कि 10 साल तक कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, बाकी 12 साल वो अटक गया उसके अंदर, मतलब वो कुछ कर नहीं पाएगा उसको, तो ही हैज़ टू वेट फॉर दैट। वो 12 साल तक उसको वेट करना पड़ेगा, 12 या 15 साल तक। तो ये 12 साल बाद अगर आप कह रहे हैं अच्छा इनकम देगा, 3,500 रुपये पर क्यूबिक फीट, और 1 एकड़ में कितने क्यूबिक फीट होते हैं अप्रोक्सीमेटली? अराउंड 30-40 CFT निकलता है। 400 प्लांट्स पर एकड़ एंड 400 इंटू 30-35 CFT पर प्लांट। अच्छा, इनटू द रेट। इनटू द रेट। ओके। सो दैट वे हम लोग का जो प्रिजम्पशन है कि भाई ऑलमोस्ट यू गेट अराउंड 3 to 3.5 करोड़ का रेवेन्यू होता है 12 साल बाद। 12 साल ठीक है, बाद। तभी भी अगर कोई खेती कर रहा है, उनके पास लैंड है, वो थोड़ा तो डाल ही सकते हैं। अगर 12 साल 15 साल बाद 1 करोड़ भी आपको मिल रहा है। इसलिए तो अभी टीक का इतना ज़्यादा हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ अनदर फैक्टर नाउ, कितने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स अभी हो गया कि कार्बन न्यूट्रल की वजह से या जो भी है, तो टीक प्लांटेशन भी कर रहे हैं ताकि इट्स अ हार्डवुड और लाइफ अच्छा है, एक बार सस्टेन हो गया तो निकलता है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने कम से कम लास्ट ईयर ही था, तो उन्होंने 6 लाख पौधे का हमसे, मतलब हमने उनको सप्लाई किया 6 लाख ठीक है। पौधे का, और ये क्या था, सब्सिडाइज था। तो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट पौधा लेगा और फार्मर्स को फ्री में बांटेगा। अच्छा, फ्री में? फ्री में बांटेगा, एक पैसा भी नहीं लेगा फार्मर्स के साथ। तो वो लोग आइडेंटिफाई करते कि कौन से फार्मर्स कौन से सेक्टर्स में हैं, कहाँ कहाँ डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो काफ़ी बड़ा होमवर्क हुआ, तो वो एक पर्टिकुलर स्कीम का नाम भी निकाला था उन्होंने, विच इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली, समथिंग लाइक दैट। सिमिलर वे वेस्ट बंगाल इज़ वर्किंग ऑन इट, मध्य प्रदेश इज़ वर्किंग ऑन इट। तो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस थिंग। बढ़िया। और टीक टिपिकली मतलब बेचता कैसे है किसान? वहाँ से कटिंग करके बेचना होता है, मार्केट इसका अवेलेबल है इजीली? हाँ, टीक के लिए तो काफ़ी, मतलब आज की तारीख में सबसे द बेस्ट हार्डवुड पॉसिबल इज टीक।
टीक के लिए कोई और मतलब टीक से बेटर और कुछ नहीं है एज ऑफ नाउ। अपन जितना भी रबर वुड बोलते हैं या अदर वुड बोलते हैं या जो भी वुड्स बोलते हैं, दे आर बिलो द टीक थिंग। तो वो उनका मतलब प्राइसिंग भी उतना ही कम है, और उसका भी फर्नीचर इंडस्ट्री बोलो या कोई भी इंडस्ट्री में बोलो, तो टीक इस, हम लोग अभी घर बनाते हैं तो जो मेन रहता है दरवाजे का, जो वो टीक का बनाता है, बिकॉज एटलीस्ट वो स्ट्रांग हो जाए। बाकी अफोर्डेबिलिटी इतना एक्सपेंसिव है वो कि पूरा फर्नीचर आप टीक में बनाने जाओगे तो कोई नहीं करेगा। इट्स हार्डली सम पीपल डू इट। बहुत सारे लोग सर टिश्यू कल्चर एज अ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। एक तरफ हम किसान के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे लोग हैं जो एग्रीकल्चर में हमेशा सोच रहे हैं नया व्यापार क्या कर सकते हैं, राइट। तो टिश्यू कल्चर एज अ बिजनेस सबसे पहले समझना जरूरी है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स जाते हैं, एक सर्टन कॉस्ट जाता है, पैसा जाता है। जैसे आपने लैमिनार एयर फ्लो बोला, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोला, थोड़ा उसका एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि अगर एक बिगिनर स्टार्ट कर रहा है तो क्या क्या कॉस्ट लगते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स में, ग्रोथ रूम आप बोलते हैं तो एक एक कंपोनेंट को टच करते हैं थोड़ा। राइट। अप्रोक्सीमेटली उसका ऑपरेशन का कॉस्ट कितना है, बिजली का बिल, ये सब थोड़ा भी रफ फिगर्स आप बता देंगे। शुरू से अगर मैं एक पूरा समरी बता देता हूँ कि काफ़ी कंपोनेंट्स है इसके अंदर, तो उसका ब्रेकअप देते जाऊँगा तो नहीं, आपको एक मिनिमम 5 करोड़ रुपया एक लगता है एक टिश्यू कल्चर लैब एक 1 मिलियन प्लांट साइज का बनाने के लिए। अच्छा। 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा। काफ़ी सब्सिडीज़ है, NHB का सब्सिडी है, NHM का सब्सिडी है। तो कितना सब्सिडी मिलता है? अभी ये लोग 20-25% सब्सिडी दे रहे हैं एज अ कैपिटल सब्सिडी बोल के। तो बैक एंडेड सब्सिडी होता है आपके लिए, उसको सेम जो भी नॉर्म्स है NHB का कि भी बैंक लोन होना ज़रूरी है, फिर आपकी जो कैपिटल बैक एंडेड सब्सिडी आपको मिल जाएगा। तो 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको मिल जाता है। तो रफली मोटा मोटा आपका ये समझ सकते हैं कि भाई लोवेस्ट इज अराउंड 20%। तो 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ आपका सब्सिडी में मिल सकता है। तो ये एक अच्छा एडवांटेज भी है। इसमें काफ़ी क्या बोलते हैं एलिमेंट्स है एक टिश्यू कल्चर लैब के लिए। नॉट ओनली लैंड तो सबसे पहले तो लैंड चाहिए। लैंड है कोई भी लैंड हो सकता है ये ना, कोई भी लैंड, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं एग्रीकल्चर हो तो बेटर है। इंडस्ट्रियल आप लेके करोगे मतलब डजंट मेक सेंस। अगर द मोर द एक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला लैंड लेंगे तो आपका कॉस्ट वायबिलिटी इतना कम होते जाएगा। जितना भी आपका लोवेस्ट, जब ये टिश्यू कल्चर लैब है तो आपका एग्री लैंड में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपको इंडस्ट्रियल कन्वर्टेड लैंड चाहिए। ठीक है, किसी भी लैंड में हो सकता है। किसी भी लैंड में हो सकता है कोई, देयर इज नो डिफरेंस टू इट। और वहाँ, और इसलिए अपन इसको इंडस्ट्रियल एरियाज में क्यों नहीं करते हैं या कमर्शियल प्लेसेस में क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज मेरे को हार्डनिंग के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। अब मैं कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बिल्डिंग के ऊपर टिश्यू कल्चर लैब काफ़ी लोगों ने भी किया है। आज की तारीख में भी देयर आर काफ़ी सारे लैब्स ऐसे जो एक कमर्शियल लैब में अंदर, मतलब बिल्डिंग के अंदर कर रहे हैं कि 3rd फ्लोर पे मैंने लैब बना दिया, 4th फ्लोर पे मैंने टेरेस पे थोड़ा हार्डनिंग कर दिया। बट आप कितना वॉल्यूम करोगे उसमें? आपके पास रखने के लिए जगह भी चाहिए। एकर्स के जगह हिसाब से आपको हार्डनिंग सेंटर्स चाहिए, प्राइमरी हार्डनिंग चाहिए, सेकेंडरी हार्डनिंग चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ फिजिबल आपका खुद का लैंड हो, कहीं आउटस्कर्ट्स में हो जहाँ पे कंटामिनेशंस, पोल्यूशन वगैरह नहीं हो, ताकि मेन हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक प्योर क्लीन एग्री लैंड हो, जहाँ पे वाटर सोर्स अच्छा हो। उसके लिए आपको RO वाटर फैसिलिटी तो 100% है। हर एक चीज़ के लिए, हर एक ऑपरेशंस के लिए RO वाटर लगता है टिश्यू कल्चर में। तो आपको एक RO प्लांट का बहुत ज़रूरी पड़ता है। फिर वहाँ से आप शुरू करते हो लैब का एक जो DBT अपन बोलते हैं। DBT इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विंग के अंदर में आता है। तो वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये सारे टिश्यू कल्चर लैब्स को ओवरसी करता है, तो ऑडिट करता है उनका। तो उसके अंडर में उनके SOPs है, रेगुलेशंस है, सेट प्रोटोकॉल्स है कि भाई आपको टिश्यू कल्चर लैब कैसे डिज़ाइन होना चाहिए। जस्ट एंटर होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि एयर कर्टन आता है, तो आप पहले ब्रश आउट हो जाते हो, जो भी आपका फ्लो होता है। कहीं आप बाहर से आ रहे हो तो पहले जाके आप लेग वॉश, पहले आपका एक वॉशरूम रहेगा जहाँ आप जाओगे, अपना लेग वॉश, हैंड वॉश पूरा जो भी प्रॉपर्ली करोगे। फिर आपका एक UV लाइट के अंदर आपका एक ड्रेस कैबिनेट रूम रहेगा, जहाँ आप अपने कपड़े को, मतलब एप्रॉन्स पहनोगे, मास्क पहनोगे, हेड कवर पहनोगे, ग्लव्स पहनोगे, और सारा पहन के फिर आप एंट्री करोगे टू द नेक्स्ट रूम। फिर आप जैसे नॉन स्टेराइल, थोड़ा सा नॉन सेमी स्टेराइल में आते हैं तो मीडिया रूम आता है अपना। तो मीडिया रूम के अंदर कैसा होता है, वो पूरा स्टेराइल एरिया नहीं होता है, तो वो सेमी स्टेराइल होता है, बिकॉज वहाँ पे इतना बड़ा आपका ऑटोक्लेव रहता है। जो ऑटोक्लेव इज लाइक अ प्रेशर कुकर बेसिकली। तो 121 डिग्रीज टेम्परेचर में हर एक आपका जो भी बॉटल वॉश भी हुआ तो भी वो स्टेरलाइज होगा, प्लस आपका मीडिया 100% वो मीडिया स्टेरलाइज होता है। मीडिया हो गया, आपके एप्रॉन्स भी स्टेरलाइज होते हैं जो अपन पहनते हैं, हर एक चीज़ जो भी लैब के अंदर यूज़ हो रहा है वो सब स्टेरलाइज होगा।
तो वो ऑटोक्लेव्स, इतने बड़े ऑटोक्लेव्स होना चाहिए। फिर आपका बॉटलिंग जो भी होता है, बॉटल वॉश होके आ गया। अब ये हो गया, यहाँ तो लैब की पार्ट कर दिया, तो एक बॉटल वॉशिंग यूनिट होना चाहिए जो बाहर की तरफ है, हम्म, जहाँ पे सारा बॉटल्स वॉश होता है। अगेन जितना ऑटोमाइजेशन करो उतना अच्छा है, ह्यूमन एलिमेंट जितना कम हो उतना अच्छा रहता है। तो आजकल सारे ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, जैसे हमारे लैब में पूरा बॉटल वॉशिंग मशीन इज कम्प्लीटली Automated. ऑटोमेटेड है। तो आपको खाली बॉटल रखना है, अपने आप वो सारे पहले नॉर्मल वाटर में वॉश होता है, फिर सोप वाटर में होता है, फिर आरओ में डिप होता है, फिर अलग 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 है। तो उससे सब करके फिर बाद में पूरा वॉश होके ड्राई होके हीट एयर से ड्राई होके बाहर आता है। फिर हम लोग एक और ऑटोक्लेव के अंदर उसको स्टरलाइज करके अंदर लेते हैं मीडिया रूम में। तो उसका भी एक साइकिल है। तो मीडिया रूम का भी डिज़ाइन या बॉटल वॉशिंग रूम का भी डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि लैब है, इसके बगल में आप बॉटल वॉशिंग रखो। यहाँ पे सारा, क्योंकि ये थोड़ा गंदगी वाला काम है या जो भी है, तो लैब को अटैच नहीं होना चाहिए। बट लैब के अंदर में ऐसा आप उसको मॉडल बना दो ताकि वो बॉटल वॉश होने के बाद में सीधा मीडिया रूम के अंदर आ जाए। तो उसके बाद फिर आदमी का एंट्री होता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने एयर शॉवर कैबिनेट लगाया हुआ है। तो हर आदमी को एयर शॉवर से ही गुजरना है। एयर शॉवर इज समथिंग लाइक दैट कि क्यूबिकल है, आप अंदर खड़े रहोगे तो पूरा हैपर फिल्टर से आपका एयर शॉवरिंग होता है। तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सब कुछ है वहाँ पे डाइल्यूट हो जाएगा। फिर आदमी अंदर जाता है। तो जैसे ही जाता है, हर एक सेक्शन में आपको आईपी के साथ में हैंड वॉश रहता है। मतलब हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो वहाँ से फिर जैसे मैंने बोला कि मीडिया आया आपका बाहर, आपको मीडिया स्टोर करना है। तो उसके लिए एक अलग मीडिया स्टोर रूम बनेगा, जहाँ आप 3 से 4 दिन आप मीडिया बना हुआ स्टोर करेंगे। स्टोर करते हैं। तो उससे में अगर कोई कंटामिनेशन हो तो वहीं पे आप पहले उसको रिजेक्ट कर दोगे, और जो अच्छा मीडिया है वो अंदर लैब के अंदर जाएगा। फिर वहाँ से लैमिनार रूम्स है और ग्रोथ रूम्स आपके शुरू हो जाएंगे। तो जैसे आपको डिज़ाइन करना है लैब, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग थॉट प्रोसेसेस हैं। किसी को छोटे रूम्स बनाना है ताकि कंटामिनेशन को अवॉइड करें। कोई लोग लंबा एक ही रूम बना देते हैं ताकि सब कुछ करें। जैसे अभी हमारा लैब का कंसेप्ट है, जब हमने शुरू किया था कि भाई हमने 2 अलग अलग लैमिनार रूम्स बनाए थे कि मैं अगर 2 क्रॉप कर रहा हूँ तो 2 अलग रूम में बनेगा। अगर मैं एक ही रूम बड़ा सा बना दूँ, उसमें सारे क्रॉप भी करूँ, मल्टी भी करूँ, शूटिंग भी करूँ, रूटिंग भी करूँ, तो क्रॉस कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने सोचा कि हम लोग अलग अलग करेंगे ताकि एक साथ में 2 काम साइमल्टेनियसली हो सकता है। तो 2 मेन रूम है आपका, लैमिनार रूम और ग्रोथ रूम। ग्रोथ रूम्स, बस ये पूरा। फिर मल्टीप्लिकेशन ये सब कहाँ होता है? ये लैमिनार रूम में सारा होता है, मल्टीप्लिकेशंस होना, जो भी रूटिंग होना, वो सब कुछ चेम्बर्स पे होता है। और चेम्बर्स के बाद में रखने के लिए ग्रोथ रूम्स चाहिए अपने को। तो वो सब होने के बाद में फिर एक स्क्रीनिंग एरिया रहता है जहाँ पे आप बॉटल्स को स्क्रीन करते हो। तो 2 डेडिकेटेड पीपल बैठते हैं, सुपरवाइजर्स बैठते हैं, तो आपके हर बॉटल को चेक करते हैं वो लोग। और फिर बाद में जब फाइनल स्टेज हो गया तो उससे पास करने के लिए एक और ईवी रूम रहता है, यूवी रूम, डिस्पैच रूम बोल दो या जो भी हो। तो वहाँ पे रखने के बाद वो भी डबल डोर सिस्टम होता है कि रखने के बाद में दूसरा जब गेट खुलेगा बाहर, वो आउटसाइड हो गया आपका। तो दैट शुड बी द एंड पार्ट ऑफ द लैब। वहाँ से बॉटल्स बाहर डिस्पैच हो जाते हैं। हार्डनिंग सो दिस इज हार्डनिंग एरिया के लिए। तो ये पूरा आपका लैब का स्ट्रक्चर हो गया। एंड फ्रॉम देयर आपके पास फिर प्राइमरी हार्डनिंग अभी आप टनल्स में कर सकते हो, पॉली हाउसेस में कर सकते हो, जैसे आपकी कैपेसिटी, जितना स्पेंडिंग पावर है, जितना ऑटोमेटेड करना है। हर एक चीज़ है, मैनुअल, पूरा मैनुअल भी होता है, सेमी ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटेड हो सकता है, इरिगेशन सिस्टम, जैसे आपकी कैपेसिटी है, स्पेंडिंग कैपेसिटी उसके ऊपर। समझ गया। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड देन दैट्स आउट ऑफ इट। और इस लैब को चलाने के लिए मेरा कॉस्ट कितना होता है पर मंथ या पर ईयर? और उसके बाद प्रॉफिट्स क्या मैं देख सकता हूँ टिपिकली, क्योंकि वो भी सबका सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो मैं यही मान के चलता हूँ, आपने पूरा 10 लाख पौधे बना दिए। 10 लाख पौधे मैं सपोज बनाना ही बना रहा हूँ। मैं एक ऑन एन एवरेज कॉस्ट पकड़ रहा हूँ कि मैं 12 रुपये में बेच रहा हूँ। तो 10 लाख इंटू अब 12-13 रुपये जो भी आपने बनाया है, 1.2 करोड़। 1.2 करोड़ आपका सेल हो गया। अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, एक रफली एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई मेरे को एक पौधा बनाने का टिश्यू कल्चर लैब में अराउंड 5 से 6 रुपये का खर्चा आता है। तो बाकी का ऑलमोस्ट लाइक 50%। सो 50% इज योर नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 50 लाख आपका कॉस्ट है। 50 लाख आपका एक प्रॉफिट हो गया। तो 50 to 60 lakhs is your profit आफ्टर ऑल योर एक्सपेंसेस और दैट। तो 1 मिलियन, अभी जितना आप कैपेसिटी बढ़ाओगे उतना आपके प्लांट सेलिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। और मैंने एक क्रॉप एक बनाना लिया, अगर उसी में कोई थोड़ा हाई वैल्यू क्रॉप ले लिया, मैंने एलेक ही ले लिया होता, तो मैं वही चीज़ को मैं 25 रुपये में बेचूंगा। भले ठीक है, मेरा प्रोडक्शन 10 की जगह पे 8 लाख हो रहेगा समथिंग, बट आई विल गेट लिटिल गुडर मार्जिन्स। कॉस्ट बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होता है, क्रॉप टिपिकल होता है।
टिश्यू कल्चर में कितना आसानी से कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई पोमोग्रेनेट खेती करना, पोमोग्रेनेट में पैसा बहुत है, मतलब रेवेन्यू वाइज इट इज़ टू ह्यूज, बट उसमें उतना ही रिस्क है बिकॉज ऑफ पेस्ट और डिसीजेस की वजह से आदमी को बहुत खर्चा करना पड़ता है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई, और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। थोड़ा भी फार्मर अगर डिविएट हो गया तो पूरा क्रॉप खत्म हो जाएगा उसका, और एक छोटा सा रिस्क डिसीज अटैक आ गया तो गया। बट वही अगर पैसा भी मिलता है तो उसको मतलब करोड़ों में निकालता है वो पैसा। समझ तो गया। रिस्क टेकिंग एपिटाइट होना जरूरी भी है। और कितने उतना साल में ये मुझे ब्रेक इवन दे सकता है अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ? 2 to 2.5 years। कैसे सर? लेकिन आप कह रहे हैं रफली अगर 50 से 60 लाख प्रॉफिट है और मेरा नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आप क्रॉप चूज करना अपने लिए वाइजली। तो आपका हो गया था 2-3 साल में? हाँ, मतलब 2.5-3 years इज द ब्रेक इवन फॉर एनी टिश्यू कल्चर लैब, अगर वो सिस्टमेटिकली करता है तो। आप, मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि आप अगर 10 लाख पौधे ही पकड़ रहे अपन, और 12 से 15 रुपए का एवरेज अपन भी निकालते हैं, तो 50-60 लाख रुपीज इफ आई मेक अ नेट प्रॉफिट आउट ऑफ दिस थिंग, एंड आई एम हार्डली लाइक, मैंने तो ऊपर की तरफ में फिगर डाला था, तो आई कैन से सो कि भाई विद इन 3 years, या अगर मैं और वैल्यू एड क्रॉप करूँ इसके अंदर तो 3 साल में मेरा ब्रेक इवन आ तो जाएगा? ब्रेक इवन में कर सकता हूँ। तो हाँ, मैं बनाना में ही स्टक हो गया तो आई विल टेक लिटिल लॉन्गर टाइम, मे बी एक ही क्रॉप कर रहा हूँ। कौन से क्रॉप्स अब फ्यूचर का अगर हम बात कर रहे हैं, जो लोग टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं, क्या क्रॉप्स आपको लगता है भारत में अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं फॉर पीपल जो टिश्यू कल्चर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ किसान जो इसका बेनिफिट भी लेना चाहते हैं? जैसे बनाना मेजरली है, पोमोग्रेनेट है, टीक है, अभी बैम्बू है, सारे ये फॉरेस्ट्री क्रॉप्स भी आ रहा है, इकोलिप्टस भी अगेन काफ़ी फ्लावर्स डिमांड भी में आ है। रहे हैं काफ़ी। काफ़ी फ्लावर्स, फ्लोरिटिक तो कम्प्लीटली अलग सेक्टर हो गया। ऑर्नामेंटल्स इतना बड़ा सेक्टर है, ऑर्नामेंटल्स जो सब भी टिश्यू कल्चर में ही हो रहा है? सब टिश्यू, ऑर्नामेंटल्स तो पूरा टिश्यू कल्चर होता है। तो ऑर्नामेंटल्स का प्राइसिंग भी आप देखो कि एक प्राइमरी हार्डन नेट पॉट, मैं वही बता रहा हूँ, तो कौन सा क्रॉप चूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी डेकोरेटिव प्लांट्स अपन जो भी लेते हैं तो उनका नेट पॉट सेलिंग मिनिमम 10 रुपये से स्टार्ट होता है। मतलब ये प्राइमरी हार्डन पौधे की बात कर रहा हूँ, तो 10 रुपये तो बेर मिनिमम कॉस्ट है। 10 का 20-25 तक भी अपने को एक पौधे का मिल जाता है। सिमिलर वे जरबेरा की मैं बात करता हूँ, तो जरबेरा जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, तो 35 रुपीज़ में हम लोग एक प्राइमरी हार्डन पौधे को बेच रहे हैं, 35-34 रुपीज़ में बेच रहे हैं। तो कहाँ ये 6 रुपया 7 रुपया बनाना का, और कहाँ ये 34 रुपीज़ ऑफ अ जरबेरा। बट सबका सेटअप सिमिलर हो सकता है। सिमिलर सेटअप में काम हो रहा है, थोड़ा बहुत 19-20 महीना 2 महीना इधर उधर मेरे को, या इसके लिए कुछ लाइटिंग कंडीशंस अलग देने हैं, थोड़ा कॉस्ट वेरी होगा। जब अपन इतने लार्ज स्केल लैब में करते हैं, जहाँ अपन 50 लाख 60 लाख का 1 करोड़ पौधा बनाते हैं एक लैब के अंदर, तो मेरे मैन पावर पूरा सेट है, मेरे को उसमें एडिशनल कुछ करना नहीं है, तो वहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है अपने को कि भाई हम लोग प्ले कर सकते हैं उसको। जैसे आपने टीक के लिए समझाया कि आप वो रिसर्च बॉडी को आप रॉयल्टी देते हैं, सिमिलरली मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो मदर प्लांट आप ले रहे हैं दूसरे कंपनी से, उनको या तो आप रॉयल्टी देंगे, रॉयल्टी अपफ्रंट पेमेंट देंगे या पर सेल रॉयल्टी देंगे? पर सेल भी रहता है, फ्रंट भी तो रहता ये है। कॉस्ट में आपके मिला हुआ है ये जो 5 से 6 रुपए आपने बोला? नहीं, बनाना में तो कोई रॉयल्टी हाँ, है नहीं, बनाना में नहीं। बनाना में नहीं, पोमोग्रेनेट में नहीं है। अभी चलो जो इंडियन फ्लावर्स क्रॉप्स का है, बात करते हैं। हाँ। फ्लावर्स की जब बात करते हैं तो अभी ऑब्वियसली फ्लावर्स सारे कॉपीराइटेड पेटेंटेड वेराइटीज है, तो हमको बाहर वाले इंटरनेशनल कंपनी के साथ लाइसेंस ही हो तो भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे प्रोपोगेशन उसका। तो हर एक प्लांट का ऐसा रहता है कि उनका पहले क्लम्स तो फ्री में आ जाता है हमको। जैसे जरबेरा की बात कर रहा हो तो क्लम्स तो एक नेग्लिजिबल कॉस्ट क्लम्स में आ मतलब गया। मदर प्लांट? द मदर प्लांट्स जो क्लोन्स आते हैं। अब हर एक चीज़ टिश्यू कल्चर से होगा ही नहीं, जरबेरा एक टिश्यू कल्चर होता है, तो उसके पौधे आए अपने पास में और हमने मल्टीप्लाई किया, उसको बेचा, तो जो हर पौधा मैं बेचूंगा उसको एक रॉयल्टी जाता है। तो जैसे मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि 12 से 14 रुपया 16 रुपया तक रॉयल्टी जाता है पर पौधा। वाह। तो 34 रुपीज़ का एक पौधा मैं अगर बेचता हूँ 35 में, तो 15 रुपये तो रॉयल्टी में ही चला गया। तो भी मेरे पास 17-18 रुपये बेचते हैं, तो विच कंपेरेटिवली बनाना प्लांट्स के हिसाब से बेटर है। सर, जो फाइनल आप मैसेज देना चाहेंगे जो यंगस्टर्स देखना चाह रहे हैं या फिर किसान हैं, उनको आप कहना चाहेंगे अगर ये इस लाइन में आना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो प्लांटिंग मटेरियल बहुत ज़रूरी चीज़ है, बाकी आपके एक्सपीरियंस के बेस पर ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, क्या एडवाइस आप देंगे यंगस्टर्स को या जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहता है टिश्यू कल्चर के स्पेसिफिक? सिंपल मैसेज इन 2-3 वर्ड्स इज कि भाई देयर इज नो शॉर्टकट इन दिस, लॉट ऑफ पेशेंस एंड डूइंग। एक अच्छा काम करूं, अच्छा क्वालिटी पौधा दूं, ये अगर मोटो लेके चलेंगे तो ही अपन सर्वाइव करेंगे। तो बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स इज द प्राइमरी एजेंडा। वो अगर खुश है तो हम खुश हो जाएंगे, दैट्स द ओनली थिंग। सो परफेक्ट सर,
थैंक यू आपके टाइम के लिए। माय प्लेजर। बहुत काफ़ी कुछ सीखने को मिला नया। टिश्यू कल्चर मैं लैब में देखा हूँ तो मैं काफ़ी कुछ विजुलाइज कर पा रहा था जो आप कह रहे थे, बट आई फील ये सारे इन्फॉर्मेशन लोग को जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग खेती नहीं करना चाहते हैं, किसानों को मदद करना चाहते हैं, दे कैन एक्सप्लोर डिफरेंट एवेन्यूज एज वेल, 100%। राइट? थैंक यू आपके टाइम के लिए। माय प्लेजर। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को भी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू सो जल्द मच। मिलेंगे हम। परफेक्ट।